वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो पेपर पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पेपर ख़त्म हो गए हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हम आज इसका के अंदर मई 2017 का जो पेपर है उसको रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए इसको हम पूरा फटाफट से रिवाइज करते हैं ताकि जल्दी जल्दी आपको चीज़ें समझ आ जाएं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मेजर लिमिटेशंस ऑफ एमआईएस। हालांकि एक पूरा क्वेश्चन है बड़ा वाला, ठीक है, जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये 5-5 नंबर के हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं जो 5-5 नंबर के 20 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखा है कि मेजर लिमिटेशंस क्या होती है एमआईएस की। तो एमआईएस जो होता है वो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। ये मेनली इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। तो इन्फॉर्मेशन देखिए बहुत सिंपल है, इन्फॉर्मेशन ये पहुंचाता है मैनेजमेंट को। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी मैनेजमेंट के पास, ठीक है, तो इसकी जो लिमिटेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि भाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ इनपुट। इसका मतलब जो आप डालेंगे वैसे आपको मिलेगा। आप सही इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेकार इन्फॉर्मेशन डालेंगे बेकार इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद कह रहा है इफेक्टिवनेस। देखो इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाएगी इन द एंटरप्राइज वेयर कल्चर ऑफ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉट शेयरिंग विद अदर्स। यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रखा है उन्होंने कि भाई ऐसा कल्चर है कि इन्फॉर्मेशन, ठीक है, देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रख लेते हैं, यानी कि छुपा के रख लेते हैं, शेयर नहीं करते। तो वहाँ पे मैनेजमेंट ढंग से डिसीजन नहीं ले पाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है डिक्रीज इन इफेक्टिवनेस, यानी कि ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टॉप मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम इसकी एमआईएस जो है उसकी डिक्रीज हो जाएगी उसकी इफेक्टिवनेस, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि एमआईएस की वजह से मैनेजमेंट को चेंज कर देंगे। इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि भी मैनेजमेंट तो होनी चाहिए, ये बस हेल्प करता है मैनेजमेंट को। विच मीन्स दैट इट कैन नॉट रिप्लेस मैनेजरियल जजमेंट इन मेकिंग डिसीजन इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। उसके बाद नॉट टेलर मेड, इसका मतलब क्या है कि कैन नॉट प्रोवाइड टेलर मेड इन्फॉर्मेशन, ये टेलर मेड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, ठीक है। पैकेजेस सूटेबल फॉर द पर्पस ऑफ एवरी टाइप ऑफ डिसीजन मेड बाय एग्जीक्यूटिव। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, यानी कि अगर कोई अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन है तो इस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे हमारा डीएसएस काम करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कह रहा है मे नॉट बी हेल्पफुल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। फिर कह रहा है नॉट फ्लेक्सिबल, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं होता, मे नॉट हैव रिक्विजिट फ्लेक्सिबिलिटी टू क्विकली अडेप्ट अपडेट इट सेल्फ विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, टाइम के चेंज आ रहा है, तो उसके साथ साथ ये बहुत जल्दी यानी फ्रीक्वेंटली अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है। उसके बाद ओनली क्वांटिटेटिव फैक्टर देखता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स नहीं, ओनली टेक्स इनटू अकाउंट मेनली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, दस इग्नोर्स नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि मोरल हो गया, एटीट्यूड हो गया ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा कि मेजर लिमिटेशंस क्या है एमआईएस की। उसके बाद सेकंड आता है कि इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ एमआईएस ऑन बिजनेस, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ एमआईएस ऑन बिजनेस, ये सेम क्वेश्चन है कि जो मई 2015 के अंदर पहला क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मई 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ऑफ प्रपोज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इस बार क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है क्योंकि दोनों ही क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से पढ़ेंगे। भाई इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मैनेजमेंट को या कंपनी को क्या हेल्प मिलेगी। बस सिंपल है, इन्फॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन से हम डिसीजन लेते हैं। तो यानी कि सबसे पहले पॉइंट आएगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम हेल्प मैनेजर, अगर वहाँ पे एमआईएस है तो एमआईएस हेल्प मैनेजर टू इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यानी कि इन्फॉर्मेशन से हम डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग करेंगे हम कैसे, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। उसके बाद दूसरा, ठीक है, ये मत देखिए, ये सी पॉइंट मेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम, यानी कि देखो डिसीजन से दो पॉइंट बन गए। पहला पॉइंट क्या बन गया कि भाई डिसीजन मेकिंग सही हो पाएगी, इफेक्टिव डिसीजन एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो पाएगी, और दूसरा पॉइंट है राइट डिसीजन राइट टाइम पे, ठीक है। चलो ये दो पॉइंट हो गए। उसके बाद कि भाई कह रहा है कि भाई जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी तो हम सर्वाइव एंड थ्राइव कर पाएंगे हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर। और उसके बाद जनरेटिंग इनोवेटिव आइडियाज़, यानी इन्फॉर्मेशन होगी तो इनोवेटिव आइडिया जनरेट कर पाएंगे फॉर सॉल्विंग क्रिटिकल प्रॉब्लम। और नॉलेज कैन बी यूज बाय मैनेजर इन अनयूजुअल सिचुएशन, अनयूजुअल सिचुएशन में भी हम नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सेम क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ प्रपोज इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और यही सेम क्वेश्चन
ये वाला है इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ एमआईएस ऑन बिजनेस। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट थे? इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा, दूसरा राइट डिसीजन राइट टाइम पे होगा, जो नॉलेज यूज है वो अनयूजुअल सिचुएशन के अंदर उसको यूज कर सकते हैं मैनेजर्स। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक पॉइंट एडिशनल आ गया, ये सपोर्ट करता है डिफरेंट लेवल को। ठीक है, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल के लिए टीपीएस बना है तो इसके लिए ये हेल्प नहीं करता, यानी स्ट्रेटेजिक लेवल, टेक्टिकल लेवल, तो इनके डिसीजंस लेने के लिए, और जनरेट करता है इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी, कह रहा व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? सिस्टम मेंटेनेंस। याद रखना, सिस्टम मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस दोनों एक ही बात है। सिस्टम मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसको हमें क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है। मेंटेन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम सिस्टम को अपने सॉफ्टवेयर को अपने लगा देते हैं, ठीक है, अब उसको हमें मेंटेन भी करना होता है। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि भाई आपने एक गेम डाउनलोड करी है, ठीक है, कोई भी गेम डाउनलोड करी, लेट सपोज पबजी आपने डाउनलोड कर ली। अब उसको डाउनलोड करने के बाद वो बार बार आपसे कुछ चीज़ें करवाता रहता है। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपका सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जो आप गेम खेल रहे हो, वो अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, वो बार बार अपडेट कराता रहता है। ठीक है, एडिंग कमेंट्स, इंप्रूविंग स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, यानी कि वो सॉफ्टवेयर अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, चीज़ें उसमें बदलते रहते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव हो गया। फिर परफेक्टिव। परफेक्टिव मतलब कोई भी नया चेंज आता है उसके अंदर, और नया चेंज यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज कर देते हैं। फिर करेक्टिव, यानी कि अगर उसमें कोई बग्स आ जाते हैं, कोई एरर आ जाता है, फिक्सिंग बग्स इन कोड और डिफेक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। फिर शेड्यूल। शेड्यूल मतलब एक टाइम टेबल। शेड्यूल का मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इन्वेंट्री कोडिंग सिस्टम कैन बी प्लान इन एडवांस, यानी कि शेड्यूल से हम उसकी मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अडेप्टिव। अडेप्टिव मतलब कि भाई इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, जैसे कोई दूसरी गेम में कोई चेंज आता है तो वो पबजी के अंदर भी चेंज लेकर आते हैं। अडेप्टिव सॉफ्टवेयर टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब प्रीवियसली अगर कोई अनडिटेक्टिव माल फंक्शन या एरर रह गया था, दैट वर नॉट एंटिसिपेटेड बट रिक्वायर्ड इमीडिएट ट्रबल शूटिंग सोल्यूशन। ठीक है, तो यानी कितने पॉइंट बने? प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव के अंदर क्या हुआ कि भाई अगर कोई भी अपडेट आता है, ठीक है, और कोई एडिंग कमेंट है, इंप्रूविंग करना सॉफ्टवेयर को, प्रिवेंटिव होता है। प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब परफेक्टिव, सॉरी, प्रिवेंटिव का परफेक्टिव। परफेक्टिव मतलब कोई भी न्यू या चेंज आता है यूजर रिक्वायरमेंट में। ठीक है, फिर करेक्टिव। करेक्टिव मतलब कोई भी बग्स आ गया, एरर आ गया, उसको हमें चेंज करना है, डिफेक्ट्स आ गया उसको ठीक करना है। शेड्यूल। शेड्यूल मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें उसकी मेंटेनेंस करनी है। ठीक है, यानी कि एक टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग, हर 10 दिन 15 दिन के अंदर, जैसे आपकी हमारी जीएसटी की जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में चली आती है, वो शेड्यूल मेंटेनेंस होता है। फिर अडेप्टिव। अडेप्टिव मतलब कि भाई अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो उसके साथ साथ अडेप्ट कर लेना। रेस्क्यू मतलब प्रीवियसली अनडिटेक्टिव माल फंक्शन कोई है तो उसको ठीक करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस या सिस्टम मेंटेनेंस। यानी क्वेश्चन में घबराना मत, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सिस्टम मेंटेनेंस दोनों एक ही बात है। उसके बाद आता है मेजर एक्सपेक्ट टू बी लुक्ड इनटू इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट आर द मेजर एक्सपेक्ट्स टू बी लुक्ड इनटू बाय एन आईएएस ऑडिटर। कंपनी में, हमारी कंपनी के अंदर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम लग रहा है। ठीक है, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम लग रहा है? MIS लग रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लग रहा है। ठीक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम लग रहा है, तो वहाँ पे हम IAS ऑडिटर को बुलाते हैं, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को बुलाते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर क्या क्या चीज़ें चेक करेगा? देखो, द मेजर एक्सपेक्ट्स दैट एन IAS ऑडिटर मस्ट कंसिडर वाइल इम्प्लीमेंटिंग एन MIS, यानी MIS इंप्लीमेंट हो रहा है तो IAS ऑडिटर वहाँ क्या क्या चीज़ें देखेगा? दैट एन IAS ऑडिटर मस्ट कंसिडर वाइल इम्प्लीमेंटिंग एन MIS इन ए लार्ज एंटरप्राइज टू सपोर्ट मिडल एंड सीनियर लेवल। वैसे ही पता है MIS मिडल और सीनियर लेवल के लिए होता है। तो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इन एडमिन एंड डिसीजन मेकिंग आर एस फॉलो, यानी कि अब क्या है कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लग रहा है, हमने IAS ऑडिटर को बुलाया। अब IAS ऑडिटर क्या लुक करेगा? ठीक है, क्या लुक, यानी कि क्या चेक करेगा, उसके अंदर क्या देखेगा? देखो सिंपल बात है, इसको ऐसे समझते हैं कि भाई आपने क्या करा, आपने अपने सिस्टम के अंदर एक टैक्स का सॉफ्टवेयर लगाया। ठीक है, बिना पूछे अपने प्रिंसिपल से, अपने CA से बिना पूछे आपने अपने सिस्टम के अंदर, ऑफिस के सिस्टम में एक टैक्स का सॉफ्टवेयर डलवा लिया। अब आपके जो प्रिंसिपल हैं वो आके चेक कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आके उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा सिस्टम में ऑडिट ट्रेल्स हैं या नहीं। ठीक है, प्लस कंट्रोल है फॉर डेटा इंटीग्रिटी, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं, ठीक है, उनका डेटा इंटीग्रिटी रहे। इंटीग्रिटी मतलब चेंज ना हो या फिर अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ना हो। ठीक है, तो भाई ऑडिट ट्रेल्स होने चाहिए, यानी हम पहचान सके कि भाई किसने क्या क्या काम करा है। ठीक है, किसी ने कौन सा पंचिंग करा है इसके अंदर, ये उस चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड कंप्लाइंस हुआ है, यानी जो भी आपने सॉफ्टवेयर लिया है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, स्टैंडर्ड कंप्लाइंस हुए हैं या नहीं। व्हाट प्रोजेक्ट कंट्रोल्स स्टैंडर्ड्स
आर टू बी कंप्लाइड विद, ठीक है। उसके बाद क्या देखा उन्होंने, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखा, एग्जामिन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। भाई जो भी आप सिस्टम लेकर आए हो उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे हैं कि भाई उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि इसके अंदर इसका मतलब वो है जो सिस्टम बना है वो डॉक्यूमेंटेशन उसके है या नहीं है, क्योंकि जो भी सिस्टम बनता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। कौन कहता है, ये कहता है हमारा SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है हमारा। उसके बाद फिर वो क्या चेक कर रहा है, प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंट्रोल। वो चेक कर रहे हैं भाई इसमें स्टैंडर्ड कंट्रोल है या नहीं है ओवर ऑपरेशनल कंसर्न सच एज टाइम, कंप्यूटर यूसेज और रिस्क असेसमेंट, स्पेस अवेलेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं वो, रिव्यू फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, रिपोर्ट एंड डिफरेंट वर्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड टेक्निकल एक्सपर्ट टू सीक देयर ओपिनियन, यानी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर जो है टेक्निकल एक्सपर्ट को ही बुला लेगा उसकी ओपिनियन लेने के लिए। फिर डिटरमाइन कि सिस्टम मीट बिजनेस रिक्वायरमेंट, भाई ये ज़रूरी है कि भाई हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट पे है या नहीं है, आपने ऐसे सॉफ्टवेयर लगा लिया है। और लास्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि डिटरमाइन के एक्सपेक्टेड बेनिफिट रियलाइज हुए हैं फ्रॉम न्यू सिस्टम। भाई जो भी आप न्यू सिस्टम लगा रहे हो उससे हमें एक्सपेक्टेड बेनिफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से समझते हैं। भाई आपने क्या करा, आपने ठीक है, मेजर एक्सपेक्ट्स टू बी लुक्ड इनटू बाय एन IAS ऑडिटर, यानी IAS ऑडिटर क्या है, अब यहाँ पे एक क्या हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है MIS को सिस्टम में यानी कंपनी के अंदर लगाया जा रहा है। IAS ऑडिटर को बुलाया गया है कि बताइए भाई आपको इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो ठीक है, IAS ऑडिटर को बुलाया गया, उसको बोला गया कि इसमें कुछ चीज़ें हमें बताइए कि ये ठीक है या नहीं है। तो IAS ऑडिटर अब यहाँ पे चीज़ें चेक कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसके लिए हमने क्या बताया कि भाई आपने बिना पूछे अपने कंपनी अपनी फर्म के सिस्टम के अंदर एक टैक्स का सॉफ्टवेयर लगा लिया। अब जो CA आपका वो आके देख रहा है, वो सबसे पहले क्या देखेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट रियलाइज हुए हैं फ्रॉम न्यू सिस्टम। भाई जो भी न्यू सिस्टम लगा रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कि डिटरमाइन के सिस्टम नीड बिजनेस रिक्वायरमेंट, भाई बिजनेस रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद वो चेक करेंगे। उसके बाद वो क्या करेगा कि इंक्लूड टेक्निकल एक्सपर्ट टू सीक देयर ओपिनियन। वो अपने दोस्त को फ़ोन करेंगे जो आपके CA हैं, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट है जो, उनका ओपिनियन भी लेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर ठीक है या नहीं है। फिर एग्जामिन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, भाई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं है। फिर सिस्टम में ऑडिट ट्रेल है या नहीं है, प्लस कंट्रोल फॉर डेटा इंटीग्रिटी, स्टैंडर्ड कंप्लाइंस हुए हैं, ठीक है या नहीं, जैसे कि व्हाट प्रोजेक्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड आर टू बी कंप्लाइड विद। और लास्ट में है प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंट्रोल्स ओवर ऑपरेशनल कंसर्न सच एज टाइम, कंप्यूटर यूसेज और RA स्पेस अवेलेबिलिटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2A। इसमें क्या लिखा है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ स्टीयरिंग कमेटी। अब आपको पता है कि स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है। भाई स्टीयरिंग कमेटी होती है हमारी जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी कंपनी में होती है उसके ऊपर जो मैनेजमेंट होती है, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी हमारी एक मैनेजमेंट ही होती है जो कि IT के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, IT में जितनी चीज़ें उनको कंट्रोल करती है। तो भाई कोई भी काम करने के लिए आपको पता है अगर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट सबसे पहले बनाती है प्लान। तो भाई IT डिपार्टमेंट के जो प्लान होते हैं, ठीक है, उसके देखिए IT डिपार्टमेंट के ऊपर ये होता है स्टीयरिंग कमेटी। तो IT डिपार्टमेंट के लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्लान आर अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि IT डिपार्टमेंट के जो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्लान है वो अलाइन है, यानी कि उसी के लाइन के अंदर है विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्लान के बाद क्या होता है, उसका स्कोप होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे टू इस्टेब्लिश size and scope to establish size and scope of IT functions and set priorities within the scope, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले प्लान बनाया और उसको स्कोप पे बना लिया, साइज और स्कोप बना लिया, और IT फंक्शन उसी स्कोप के अंदर होने चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भाई कंपनी कोई भी जो प्रोजेक्ट करेगी, यानी IT डिपार्टमेंट कोई भी जब प्रोजेक्ट करेगी, ठीक है, तो उसकी अप्रूवल उसको लेनी पड़ेगी स्टीयरिंग कमेटी से, ठीक है। यानी कि टू अप्रूव की प्रोजेक्ट बाय मेजरिंग रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी IT डिपार्टमेंट अगर कोई भी सॉफ्टवेयर लेती है या कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है तो उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है उसको, किससे, स्टीयरिंग कमेटी से। बाय मेजरिंग, स्टीयरिंग कमेटी क्या करती है, मेजर करती है रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद जब वो बनता है तो क्या करती है, उसको रिव्यू और साथ में मॉनिटर भी करती है, यानी जो भी हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है उसको रिव्यू करती है, मॉनिटर भी करती है। यानी मेजर IT डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट ऑल देयर स्टेजेस, उनको क्या करना, रिव्यू और मॉनिटर करना, ठीक है। उसके बाद रिव्यू मॉनिटर के साथ साथ वो ये भी देखती है भाई टू रिव्यू एंड अप्रूव क्या, स्टैंडर्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर, यानी जो भी आप सॉफ्टवेयर IT डिपार्टमेंट जो सॉफ्टवेयर बना रहा है या जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको रिव्यू और अप्रूव करेगी कि भाई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, पॉलिसीज उसमें ठीक है या नहीं है, और प्रोसीजर लग रहे हैं नहीं लग रहे। और साथ साथ क्या करती है, रिपोर्ट करती है, क्या करती है, रिपोर्ट करती है, किसको रिपोर्ट करती है, क्या करती है, रिपोर्ट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है, ऑन IT एक्टिविटीज़ ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। उसके बाद टू फैसिलिटेट मतलब उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, किसको, IT डिपार्टमेंट को, ठीक है, फैसिलिटेट
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सिक्योरिटी विद इन एंटरप्राइज, और लास्ट में है कि अगर कोई झगड़ा होता है, ठीक है, तो उसको भी रिजॉल्व करना आईटी डिपार्टमेंट के अंदर। टू फैसिलिटेट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ आईटी एंड एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वायबल कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन आईटी एंड यूजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2C, कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, ब्रीफली डिस्क्राइब्स दीज 2 पार्ट्स। सबसे पहले कह रहे हैं, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग में 2 पार्ट, आर्किटेक्चर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है, देखो द फ्रंट एंड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज द साइड ऑफ कंप्यूटर यूजर sees an interface and comprises of client devices and some application needed for accessing the cloud computing system, ठीक है। तो कह रहा है कि all cloud computing system do not give the same interface to user. Web services like email programming use some existing web browsers such as Firefox, Safari. फिर कह रहा है बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड के अंदर इज द क्लाउड सेक्शन ऑफ द सिस्टम एंड रेफर टू सम सर्विसेज फैसिलिटेटिंग पेरिफेरल्स, ठीक है। यानी क्लाउड होता है और उसके पीछे के जो सर्विसेज फैसिलिटेटिंग पेरिफेरल्स होते हैं, जैसे कि बैकएंड इज क्लाउड इटसेल्फ विच मेक एनकम्पासेस वेरियस कंप्यूटर मशीन्स होती हैं, डेटा स्टोरेज सिस्टम होते हैं और सर्वर होते हैं। फिर कह रहा है कि ग्रुप ऑफ दीज क्लाउड्स मेक होल क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, कह रहा है कि इन सब से क्या मिलता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम बनता है। थ्योरेटिकली अ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम कैन इंक्लूड एनी टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम सच एज वीडियो गेम्स टू एप्लीकेशन फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंटरटेनमेंट, यानी कि ये सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3A कह रहा है कि व्हाट शुड ऑडिटर इंक्लूड, व्हाट शुड ऑडिटर इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 3A, व्हाट शुड ऑडिटर इवेल्युएट वाइल रिव्यूइंग द एडुकेसी ऑफ डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, जो ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल। डेटा आपको पता है जो हमारे सिस्टम में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो सारा हमारा डेटा होता है, उसकी सिक्योरिटी कंट्रोल। तो भाई उसकी सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, ठीक है। इज ऑडिटर IAS ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू इवेल्युएट द फॉलोइंग वाइल रिव्यूइंग एडुकेसी ऑफ डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो है ना क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे डेटा की बात हो रही है, तो डेटा सबसे पहले होना चाहिए एक्यूरेट, यानी सबसे पहले आता है एक्यूरेसी। वो पूछेगा हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कौन है रिस्पॉन्सिबल डेटा की एक्यूरेसी के लिए। फिर अपडेट करना डेटा को, हु इज़ परमिटेड टू अपडेट द डेटा, ठीक है, क्योंकि डेटा के अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसका अपडेशन होना चाहिए, उसका रीड एंड यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो वो यही चीज़ें देखेगा, भाई एक्यूरेसी है तो भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है कि भाई डेटा एक्यूरेट हो। दूसरा अपडेटेड, किसके पास परमिशन है, हु इज़ परमिटेड टू अपडेट डेटा। फिर रीड एंड यूज़, तो सबसे पहले उसने क्या करा, एक्यूरेसी चेक करी कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेटा एक्यूरेसी। अपडेट कौन कर सकता है, परमिशन किसके पास है अपडेट करने के लिए। रीड एंड यूज़, यानी कि कौन उसको रीड कर सकता है और कौन उसको यूज़ कर सकता है, उसकी परमिशन किसके पास है, ठीक है। फिर रीड एंड अपडेट, देखो रीड एंड यूज़ अलग है, ठीक है, या आप यूज़ कर सकते हो, रीड कर सकते हो, लेकिन अपडेट करना, ठीक है, अपडेट एक यहाँ पे था परमिशन, ठीक है। अब रीड एंड अपडेट दोबारा आ गया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग हु कैन रीड एंड अपडेट, यानी कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिटरमाइन करना कि कौन रीड और अपडेट कर सकता है। फिर सिक्योरिटी कंट्रोल क्या लगा रखे हैं आपने, फॉर हु कंट्रोल्स सिक्योरिटी ऑफ डेटा। उसके बाद भाई अगर आपने अपना सिस्टम आउटसोर्स कर रखा है तो व्हाट सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डज द वेंडर, यानी कि जिसको भी आपने दे रखा है, हैव इन प्लेस टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट डेटा। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअली व्हाट पेनल्टीज एंड रेमेडीज आर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट टेंजिबल एंड इंटेंजिबल वैल्यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B कह रहा है इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम की सोर्स फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस। इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस वेरियस एट्रीब्यूट्स, यानी कि भाई इन्फॉर्मेशन की क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। देखो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज़ यूजलेस इफ़ नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नीड, यानी भाई इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ नीड के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो इन्फॉर्मेशन बेकार है। उसके बाद वैलिडिटी का मतलब हाउ क्लोज द इन्फॉर्मेशन इज़ टू द पर्पस फॉर विच इट असर्ट टू सर्व, यानी कि भाई वो कितना वैलिड है इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ही है या नहीं है। उसके बाद रिलायबिलिटी मतलब कितनी करेक्ट है आपकी इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फॉर्मेशन मस्ट हैव पर्पस एट द टाइम इट इज़ ट्रांसमिटेड, यानी कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसका एक पर्पस होना चाहिए। मोड एंड फॉर्मेट, मोड मतलब किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन
टू ह्यूमन शुड बी इन सच ए वे इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड। उसके बाद करंट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे तो था वैलिड के अंदर कि भाई आपके लिए वो जो इन्फॉर्मेशन है भाई कितनी वैलिडिटी रखती है, और यहाँ पे कि वो है कि वो करंट या अपडेटेड होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी रिफ्रेश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज इट यूजली लॉस रॉट्स विद टाइम, यानी टाइम के साथ साथ इन्फॉर्मेशन पुरानी हो जाती है। क्वालिटी भाई करेक्टनेस, क्वालिटी मतलब करेक्टनेस होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के अंदर। रेट, द रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी, information may be represented by time to understand a particular situation. What are the major activities to be carried out by implementation of BCP? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है स्कोप, यानी डिफाइनिंग स्कोप एंड कंटेक्स्ट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं BCP की। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर स्टेक होल्डर्स आते हैं, मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स। उसके बाद आता है मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ BCP। फिर मैनेजिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएट, और लास्ट में है कन्वर्ट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस इनटू एक्शंस। डिस्क्राइब कैटेगरीज ऑफ IAS ऑडिट, यानी IAS ऑडिट की कैटेगरीज बतानी है। IAS ऑडिट की 5 कैटेगरीज होती हैं। कितनी कैटेगरीज? 5। तो सबसे पहले सिस्टम एंड एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि सिस्टम एंड एप्लीकेशंस आर एप्रोप्रिएट है। जो भी सिस्टम और एप्लीकेशन है वो एप्रोप्रिएट यानी सही होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए, एडुकेटली कंट्रोल्ड होने चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ें, एप्रोप्रिएट, एफिशिएंट, एडुकेटली कंट्रोल्ड। ठीक है, एप्रोप्रिएट, एफिशिएंट, एडुकेटली कंट्रोल, ताकि इंश्योर हो सके, क्या इंश्योर हो सके, वैलिड, रिलायबल एंड टाइमली एंड सिक्योर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड कंपोनेंट। क्योंकि सिस्टम और एप्लीकेशन यही काम करता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ऑफ सिस्टम। ठीक है, यानी कि क्या इंश्योर करा उसने, सबसे पहले IAS ऑडिटर ने क्या देखा, सिस्टम और एप्लीकेशन में एप्रोप्रिएट है या नहीं है, एफिशिएंट है या नहीं है, एडुकेटली कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि इंश्योर कर सके कि वैलिड है, वैलिड, रिलायबल, टाइमली एंड सिक्योर इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ सिस्टम। उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी क्या होती है, जो भाई प्रोसेसिंग करती है। यहाँ ऑडिटर प्रोसेसिंग चेक करेगा कि प्रोसेसिंग फैसिलिटी इज़ कंट्रोल्ड टू एंश्योर कि प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो कंट्रोल हो रही नहीं हो रही, ताकि इंश्योर हो सके टाइमली होनी चाहिए हमारी प्रोसेसिंग, एक्यूरेट होनी चाहिए प्रोसेसिंग, और एफिशिएंट प्रोसेसिंग होनी चाहिए। टाइमली, एक्यूरेट एंड एफिशिएंट प्रोसेसिंग हमारी होनी चाहिए। फिर सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट तो हमने SDL से भी पढ़ा है। तो यहाँ ऑडिटर चेक करेगा कि सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है, वो सिस्टम जो है मीट करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लस सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है एज पर सिस्टम फॉर सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, प्लस सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है एज पर स्टैंडर्ड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ IT एंड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। यहाँ ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि IT मैनेजमेंट ने, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ने डेवलप किया है, क्या डेवलप किया है, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर टू इंश्योर अ कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट इन्वायरमेंट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और लास्ट आता है टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट। दिस इज एन ऑडिट to verify that controls are in place on the client server and on the network connected client and servers. Question number 4B. Question number 4B क्या कहता है कि major document that should be mandatorily part of any BCM। तो इसमें आता है BC पॉलिसी, फिर BCM प्लान, पॉलिसीज, प्रोसीजर। सबसे पहले BC पॉलिसी, फिर BCM प्लान, BCM पॉलिसी, BCM प्रोसीजर, फिर रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, फिर बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट, फिर चेंज कंट्रोल, प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन, डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंड कंट्रोल प्रोसेस, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंसिडेंट लॉग बुक, एक्सरसाइज रिजल्ट एंड शेड्यूल। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मेजर डॉक्यूमेंट ऑफ BCM। फिर ऑडिटर रिस्क रिव्यू करेगा, ठीक है, रिलेटिंग टू IT सिस्टम एंड प्रोसेसेस, ब्रीफली डिस्कस दीज रिस्क। यानी IAS ऑडिटर रिव्यू करेगा रिस्क रिलेटिंग टू IT सिस्टम एंड प्रोसेसेस, ब्रीफली डिस्कस दिस रिस्क। तो सबसे पहले क्या देखेगा वो कि भाई प्रॉपर कंट्रोल है या नहीं है, यानी कि इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन कंट्रोल लगा रखे हैं। फिर कंपनी फालतू में खर्चा कर रही है, प्रिंटर, उन सब चीज़ों पे, यानी रिसोर्सेज पे, इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और पुअर गवर्नेंस। फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि प्लान, पॉलिसीज़, इन एफिशिएंट IT स्ट्रेटजीज, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। और फिर ये फ्रॉड वाला पर्सन, IT रिलेटेड, यानी फ्रॉड रिस्क, IT रिलेटेड फ्रॉड्स दैट इंक्लूड फिशिंग, हैकिंग। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने, ऑडिटर रिस्क रिव्यू। क्या पढ़ा, ऑडिटर रिस्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विद रेफरेंस टू IT एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 3 कहता है ऑफ IT एक्ट 2000, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द conditions subject to which electronic records may be authenticated by means of affixing digital signature। यानी कि कह रहा है कि डिस्कस ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ
कि भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। तो सेक्शन 3 कहता है कि भाई आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसकी ऑथेंटिकेशन तब होगी जब आप उस पर क्या लगाएंगे, अफिक्स करेंगे डिजिटल सिग्नेचर। इससे क्या होगा, जो भी पर्सन है, कोई भी पर्सन, एनीबडी, वो दो चीज़ें कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है और आइडेंटिफाई कर सकता है। तो वेरीफाई क्या कर सकता है, वेदर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन इंटैक्ट और टेम्पर्ड, भाई उसको इंटैक्ट रखा है या उसको टेम्पर कर रखा है। दूसरा, आइडेंटिफाई द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज बाय यूजिंग पब्लिक की, ठीक है, यानी कि पब्लिक की यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकता है उसका ओरिजिनेटर कौन है। अब जो सब्सक्राइबर होता है ऑथेंटिकेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को यूजिंग हिज प्राइवेट की, लेकिन 4 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, यानी कि जो ऑथेंटिकेशन है तभी मानेंगे एज पर सेक्शन 3। यानी सेक्शन 3 ये कहता है कि भाई आपको अपना अफिक्स करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर, जिससे क्या होगा, दूसरा कोई पर्सन या कोई भी पर्सन वेरीफाई कर सकता है और दूसरा आइडेंटिफाई वेरीफाई कर सकता है कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इंटैक्ट है, टेम्पर्ड तो नहीं है, और उसका ओरिजिनेटर कौन है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन उसको हम तभी ऑथेंटिक मानेंगे जब ये 4 कंडीशंस पूरी होंगी। सबसे पहले, सब्सक्राइबर में ऑथोराइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर एफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। पहली बात तो आपने उस पर अपना डिजिटल सिग्नेचर एफिक्स कर रखा हो। दूसरा, जो आपने डिजिटल सिग्नेचर लगाया है ना, वो यूज़ होना चाहिए एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन, यानी 2 सिस्टम, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन उसमें यूज़ होना चाहिए। फिर एनी पर्सन बाय द यूज़र ऑफ पब्लिक की, यानी जिसके पास भी पब्लिक की है, ऑफ द सब्सक्राइबर कैन वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो वेरीफाई कर सके जिसके पास भी पब्लिक की है। और प्राइवेट की और पब्लिक की आर यूनिक एंड सब्सक्राइबर एंड कॉन्स्टिट्यूट फंक्शनल पार्ट, यानी प्राइवेट की और पब्लिक की ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आता है 5B, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बीसीएम प्रोसेस। ठीक है, बीसीएम प्रोसेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो बीसीएम प्रोसेस के क्या होता है, सबसे पहले आता है बीसीएम प्रोसेस, बीसीएम इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस, बीसीएम स्ट्रेटेजी प्रोसेस, बीसीएम डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन, बीसीएम टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस और लास्ट में बीसीएम ट्रेनिंग प्रोसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5C, व्हाट इज प्रोटेक्टेड सिस्टम अंडर आईटी एक्ट, यानी प्रोटेक्टेड सिस्टम किसको कहते हैं आईटी एक्ट के अंदर, 4 नंबर का है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बताएगी नोटिफिकेशन देके इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर एनी कंप्यूटर रिसोर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द फैसिलिटी ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी प्रोटेक्टेड सिस्टम। यानी कि प्रोटेक्टेड सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर और डिक्लेयर करेगी कंप्यूटर रिसोर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द फैसिलिटी ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी प्रोटेक्टेड सिस्टम। फिर गवर्नमेंट ऑर्डर देकर इन राइटिंग ऑथराइज करेगी एनी पर्सन को टू एक्सेस प्रोटेक्टेड सिस्टम, यानी कि इन राइटिंग गवर्नमेंट बताएगी कि भाई कौन है जो कि प्रोटेक्टेड सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, फिर अगर कोई और पर्सन इसके अंदर एक्सेस करता है तो इम्प्रिजमेंट हो सकती है। एनी पर्सन हु एक्सेस और अटेम्प्ट टू एक्सेस टू अ प्रोटेक्टेड सिस्टम इन कॉन्ट्रवेशन of the provisions of the section shall be punished with imprisonment which may extend up to 10 years and also liable for the fine. Information security practices and procedure, government shall prescribe the information security practices and procedure for such protected system। यानी कि कितने पॉइंट आए देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट बताएगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर कि भाई वो कंप्यूटर रिसोर्स प्रोटेक्टेड सिस्टम होगा जो कि अफेक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या, फैसिलिटी ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑर्डर में ये भी बताएगी कि भाई कौन सा पर्सन है जो कि इसको एक्सेस कर सकता है। कोई अनऑथोराइज पर्सन अगर उसको एक्सेस करता है तो भाई उसको सज़ा हो सकती है 10 साल तक की और साथ में फाइन भी हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब करेगी कि भाई क्या प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या यू आर अपॉइंटेड एज एन IAS ऑडिटर ऑफ ए लार्ज कंपनी विद मल्टीपल लोकेशंस अक्रॉस ग्लोब विच आर कनेक्टेड टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म, यानी कि भाई एक बड़ी कंपनी है जो कि एक बड़े सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है। वट आर द स्टेप यू वुड टेक एज ए पार्ट ऑफ प्रीलिमिनरी इवेल्यूशन ऑफ फुल्ली कॉम्प्रिहेंड द टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। देखो यहाँ में टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट चेक करना है, प्रीलिमिनरी इवेल्यूशन के अंदर एक पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, वो हमें करना है एंड कंट्रोल इश्यूज़। तो IAS ऑडिटर प्रीलिमिनरी इवेल्यूशन में अंडरस्टैंड करेगा टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा वो, सबसे पहले देखेगा बिजनेस डिपेंडेंस ऑन IT, यानी असेस करेगा IAS ऑडिटर के बिजनेस कितना डिपेंड है IT पर। फिर बिजनेस प्रोसेस एंड IT लेवल ऑटोमेशन, यहाँ एनालिसिस करेगा बिजनेस प्रोसेस एंड लेवल ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, यानी कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेगा टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर का हाइब्रिड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है या सेंट्रलाइज है। फिर स्टडिंग नेटवर्क्स डायग्राम्स टू अंडरस्टैंड फिजिकल एंड लॉजिकल
नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी एंड देयर लिमिटेशन इज अ क्रिटिकल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिटर। उसके बाद फाइनली स्टडी टेक्निकल पॉलिसी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिस्कस ब्रीफली मेजर कंसर्न्स टू बी एड्रेस बाय एन ऑडिटर इन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल फेज। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल फेज। तो इसके अंदर आता है हमारा प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, PCDCOT। PC मतलब प्लानिंग, C मतलब कोडिंग, सॉरी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस, और T से था टेस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग आर अप्रोप्रिएट। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल यानी PMC, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। नेचर एंड सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग में आता है नेचर एंड कंट्रोल ऑफ प्लानिंग आर अप्रोप्रिएट। सेकेंड पॉइंट इसी में, इवेल्युएट हाउ वेल द प्लानिंग वर्कड इन इज बीइंग अंडरटेकन। ठीक है, कंट्रोलिंग, इवेल्युएट वेदर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज आर अप्रोप्रिएट। दूसरा पॉइंट इसी में, मस्ट गैदर एविडेंस ऑन वेदर द कंट्रोल प्रोसीजर आर ऑपरेटिंग रिलायबली। फिर आता है डिजाइनिंग, फाइंड आउट वेदर प्रोग्राम यूज सम टाइप ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिजाइन। दूसरा पॉइंट, obtain evidence of the design practices used by undertaking internal interviews, observation, review, document. फिर कोडिंग, seek evidence level of care एक्सरसाइज बाय प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट। ठीक है, उन्होंने भाई प्रॉपर लेवल ऑफ केयर करा या नहीं करा, उसका एविडेंस लेना। फिर डिटरमाइन वेदर प्रोग्राम मस्ट एंश्योर दैट प्रोग्रामर्स फॉलो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कन्वेंशन। टेस्टिंग, यूज ऑफ इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिन ऑफ डॉक्यूमेंट टू इवेल्युएट यूनिट टेस्टिंग। फिर चेक क्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर तीसरा, होल और प्रोग्राम टेस्ट हैव बीन अंडरटेकन। और लास्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, एंश्योर इफेक्टिव एंड टाइमली रिपोर्टिंग टू मेंटेनेंस नीड, एंश्योर मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एंड रिव्यू सिस्टम, एंश्योर मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 का C पार्ट, व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ गेट यानी कि GEIT गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज IT के 6 हमें बेनिफिट्स बताने हैं। ठीक है, 5 बेनिफिट्स है, सॉरी 6 नहीं 5 बेनिफिट्स है। सबसे पहले 3 चीज़ों को, 3 थिंग्स को इंश्योर करना। पहले IT रिलेटेड प्रोसेस यानी एंश्योर IT रिलेटेड प्रोसेस आर ओवरसीन एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंटली। फिर एंश्योर करना IT रिलेटेड डिसीजंस आर मेड इन लाइन विद एंटरप्राइज स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर एंश्योर